साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये लेक्चर हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम बहुत नियरेस्ट है, जो एग्जाम देना चाहते हैं। कि एक्चुअली में आपका जो सामना होने वाला है वो इन्हीं सवालों से होने वाला है। बाकी ऐप, जो हमारा ऐप है जीसीसी एनआईएस क्लासेस का, उसमें मैं इस पीडीएफ को दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक वगैरह मैं दे ही देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 212 कोडिंग है आपका, इस तरह चीजें रहती है आपका, जैसे कि डे एंड एग्जामिनेशन, सारी चीजें तो ठीक है, सेट ABC रहता है यहाँ पे। ये कुछ आदेश रहते हैं कि ये आपको फॉलो करना है, ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे, है ना। लिखा है प्रश्न पत्र केवल हिंदी अंग्रेजी में, फिर भी यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, इस तरीके की चीजों में दे। तो ये चीजें लिखी गई है यहाँ पे, और ये लिखना जरूरी है कि उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में आपको जो है यहाँ बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आप किस भाषा में जो है इसको लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने होंगे, त्रुटियों गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी, क्योंकि भाई हिंदी और अंग्रेजी जो है वो केवल ये लेते हैं, बाकी चीजों का ये इनका नहीं है। यहाँ सवाल हमारा स्टार्ट होता है। देखिए ये 2.5 घंटे का आपका समय होता है, टोटल मार्किंग 85 दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पहला सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। इनमें से कौन, है ना, इनमें से कौन आपको ऐसा दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ होने का संकेत नहीं है। ठीक, कंट्रोल ओवर इमोशंस, प्लीजेंट पर्सनालिटी, बैलेंस्ड फीलिंग्स एंड डिजायर्स, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड फेस देम। तो क्या लिखा था, इनमें से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ होने का संकेत नहीं है, मतलब अस्वस्थ है। नंबर 2, आफ्टर टेकिंग आवर बाथ वी जनरली यूज अ कॉटन टॉवल टू सोक वाटर ऑन आवर बॉडी। द टॉवल सोक्स द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी बिकॉज ऑफ। स्नान करने के पश्चात हम साधारणतः अपने शरीर से पानी सोखने के लिए सूती तौलिए का उपयोग करते हैं। तौलिए द्वारा हमारे शरीर पर से पानी सोखने का क्या कारण है। तो पानी सोखने का क्या कारण है यहाँ पे, तो लिखा है फ्लूइडिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की तरलता, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, पानी की केशिक्त प्रक्रिया, पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी की ध्रुवीय प्रकृति, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़े की तुलना में पानी घनत्व अधिक होना। इसका सही आंसर होगा कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, यानी पानी की केशिक्त प्रक्रिया, जो कैपिलरी की तरह ट्यूब की बना के कहीं भी वो चला जाता है, जिससे कपड़े के अंदर वो पानी, कपड़ा वो पानी को सोख लेगा। इसका सही जवाब होगा बी। एन आर्टिस्ट यूजेज लीड पेंसिल फॉर मेकिंग स्केचेज। ठीक है, द लीड इन द पेंसिल इज इन फैक्ट। एक कलाकार रेखा चित्र बनाने के लिए सुरमे की पेंसिल का प्रयोग करता है। यह पेंसिल का सुरमा वास्तव में होता है लेड, चारकोल, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होगा और क्या, ग्रेफाइट से ही तो बनाते हैं पेंसिल को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में, अगर आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं, तो समझ नहीं आएगा, इसे बार बार मुझे करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें कौन जो है फॉल्स है, फॉल्स ढूंढना है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी इंडिविजुअल एटम्स, यानी द्रव्य सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बना है। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, परमाणु अविनाशी है। डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी पहचान खो देते हैं। एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है डाल्टन्स का, वो ये था कि उन्होंने क्या बोला था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी इंडिविजुअल एटम, यानी कि जो परमाणु है वो अविभाज्य, यानी जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं।
आप विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य, इसको हटा देता हूं, कोई मतलब इसका नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये वाला है कि अविभाज्य, ये इसमें आपका मिस्टेक है, ये आपका गलत है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्योंकि भाई परमाणु अविभाज्य कैसे है, बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की उसमें आया ना, कि इलेक्ट्रॉन भी आया परमाणु से, एटम से, न्यूट्रॉन भी आया, प्रोटॉन भी आया, तो अविभाज्य कैसे, इंडिविजुअल कैसे, गलत हुआ ना ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए डस्ट स्टॉर्म कम्स सडनली आवर आईज आर क्लोज इनवॉलेंटली दिस रिएक्शन इज कंट्रोल बाई। जब कभी अचानक धूल की आंधी आती है तब हमारी आंखें तत्क्षण स्वतः बंद हो जाती है, यह प्रतिक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसमें ऑप्शन लिखा है मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम और सेरिब्रम। और एक काम और आप कर लेना, केवल इस सवाल को सॉल्व मत करना, ठीक है, इसमें ना इन चारों का फंक्शन देख लेना, याद कर लेना। जरूरी नहीं कि ये सवाल आपके एग्जाम में आए, लेकिन अगर आप मेडुला ऑब्लंगेटा, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ये जो सारी चीजें दी गई है, अगर इनके याद रहेंगे तो फिर इसके बिहाफ पे जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। डिटीरियोरेशन, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के सफेद संगमरमर को क्षति पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? एजिंग ऑफ द मार्बल, यानी संगमरमर की अधिक पुराना होना, जी नहीं। डस्ट इन द एनवायरमेंट, वातावरण धूल कर होना, ये भी नहीं। एसिड रेन, यस, अम्लीय वर्षा से उसको दिक्कत होती है। हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस से उतना उसका क्या जाएगा, लेकिन मार्बल का जो जाएगा वो एसिड रेन का ज्यादा जाएगा, जो अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, the figure below shows displacement versus position graph of a wave emitted by a source at 0 in 3 seconds. अच्छा, the figure below shows displacement versus position graph, ये लाइन पोजीशन का है ना, और आपका जो है एक लाइन जो आपका लिखा नहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन, एक डिस्प्लेसमेंट का है, एक पोजीशन का है। तो वेव इमिटेड बाय ए सोर्स, यहाँ ओ से स्टार्ट होता है, यहां से इन 3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव कितना होगा? निम्न चित्र में बिंदु ओ पर स्थित एक स्रोत द्वारा 3 सेकंड में उत्सर्जित तरंग का विस्थापन स्थिति ग्राफ दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है तरंग का वेग क्या है। We daily brush our teeth using a toothpaste. The nature of toothpaste is generally, देखिए जो टूथपेस्ट का नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, संक्षारक होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं हमारे मुंह में ऑलरेडी अम्ल होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए कैसा, क्षारीय, यानी बेसिक होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय, अल्कलाइन हो जाएगा। द मेन एम ऑफ ए टेलर फॉर ऑयलिंग हिज स्विंग मशीन इज टू, एक सिलाई करने वाले द्वारा अपनी सिलाई मशीन में तेल देने का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सबसे मशीन के हिस्सों में घर्षण को कम करना, ये होता है इसका सही जवाब। रिड्यूस फ्रिक्शन अमॉन्ग इट्स पार्ट्स, मेन चीज यही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बाकी आप आंसर डिटेल में घर पे लिखना, मैं आपको केवल फटाफट बताता हूँ। द कर्ड इज सेड टू कंटेन बैक्टीरिया गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, यानी कहा जाता है कि दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। To which kingdom of life these bacteria belong, तो कहता है यह बैक्टीरिया जीवन के कौन से जगत से संबंधित है। Write to characteristic features of these bacteria, तो इसमें कैसे आप आंसर लिखोगे मैं आपको बताता हूं, आंसर आप खुद कर लेना, मैं केवल गाइड कर देता हूं। कहा जाता है दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, बढ़िया। ये बैक्टीरिया कौन से जगत से है, तो आप जब पढ़ेंगे ना ये वाला चैप्टर जिसमें हम लोग वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का, तो उसमें जो है आपको पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस में आता है, किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, तो इसमें वो तो चल जाएगा। आगे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन इमल्सन एंड एरोसोल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पायस और एरोसोल के बीच अंतर बताइए। देखिए जो पायस है ना और एरोसोल, ये क्या है, कोलाइड हम जब पढ़ते हैं तो कोलाइड में अलग अलग तरह के मिक्स करते हैं, कभी पानी में लिक्विड, पानी में गैस मिलाते हैं, कभी गैस में पानी मिलाते हैं, तो ऐसे एक लिस्ट होगा आपके बुक में,
उसी में आपका लिखा होगा कि कौन किस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। वाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कूल आवर ड्रिंक्स मोर इफेक्टिवली देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी की तुलना में हमारे पेय को अधिक ठंडा करती है, क्यों? देखिए, आप्रवास और उत्प्रवास के बीच अंतर बताइए। स्थानीय जनसंख्या के आकार निर्धारण की क्या भूमिका है? वाई डज ए पैराट्रूपर यूज ए पैराशूट टू डिसेंड स्लोली आफ्टर जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, एक्सप्लेन। कोई छतरी सैनिक किसी ऊंचाई से कूदने के पश्चात धीरे धीरे नीचे आने के लिए पैराशूट का उपयोग क्यों करता है? व्याख्या कीजिए। देखिए, धीरे धीरे आने का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि देखिए लेयर बाय लेयर बना होता है। जब आप वातावरण को देखते हैं, पर्यावरण देखते हैं, तो पूरा लेयर बाय लेयर बना होता है, जिसकी वजह से अचानक से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप समझिए वहां पे। तो इसीलिए, और थोड़ा सा ये होता है कि ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। ऑक्सीजन का लेवल में भी थोड़ा फर्क होता है, गैसेस का आता है, और कुछ उसके डिजाइन का भी होता है। बाकी आप डिटेल आप इसको लिखिएगा। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट अ कन्वेक्स लेंस कैन एक्ट एज ए मैग्नीफायर फॉर ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। एक किरण आरेख बनाकर ये दर्शाइए कि उत्तल लेंस अपने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु के लिए आवर्धक का कार्य करता है। देखिए, ये जो डायग्राम दे रहा है उत्तल लेंस का, यानी कि ये जो बोल रहा है आपका किस लेंस की बात कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसे उठा हुआ होता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके उत्तल लेंस होता है। तो उसमें क्या होता है? लेंस में दो सेंटर्स होते हैं। तो उसी में बोल रहा है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो इसका 6 डायग्राम टोटल होता है। इन 6 डायग्राम को मैंने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, उसको आप देखिएगा। तो इन 6 डायग्राम को जो है, उसमें कोई एक डायग्राम आपको सिलेक्ट करना है, और वो ये सिलेक्ट करना है जिसमें फोकस और ऑप्टिकल के बीच में होता है। बेसिकली जब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज, मतलब जो बनता है ना, उसका प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए इसका डायग्राम बनाना होगा। लिखा है वाई इज हाइपरटेंशन कंसिडर्ड अ डिजॉर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट एनी 2 ऑफ इट्स सिम्टम्स। उच्च रक्तदाब को परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकार क्यों माना जाता है? कोई 2 लक्षण लिखिए। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो ये क्या होता है हाइपरटेंशन में? जब हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, या हार्ट अटैक आने के चांसेस होता है। तो इसीलिए इसको एक डिजॉर्डर माना जाता है। और 2 लक्षण इसको बताइए। जैसे आदमी जो है हाँफने लगता है, थोड़ा सा काम करेगा हाँफने लगेगा, जैसे बीपी हाई हो गया उसका, बहुत गर्मी उसको लगना है। ऐसे पढ़िएगा, बुक में आपको दिया होगा इस चीज को लेकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर बेस यूनिट और डेराइव यूनिट। तो विच फिजिकल क्वांटिटीज डू दिस यूनिट्स बिलोंग टू? निम्नलिखित को आधारभूत मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में वर्गीकृत कीजिए। तो ये मात्रक किस किस भौतिक राशि से संबंधित है? तो देखो, ऐसा है कि दोनों ही मीटर और सेकंड है। तो पर मीटर जो है मीटर से कनेक्टेड है, और पर सेकंड सेकंड से कनेक्टेड है। मीटर दूरी को बताता है, सेकंड टाइम को बताता है। डेराइव ऐसा यूनिट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, प्रेशर का, दाब के ऐसा यूनिट को आधारभूत मात्रकों के रूप में मतलब व्युत्पन्न कीजिए। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? दाब का अगर लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक को आधारभूत मात्रक में लिखिए। अब ये क्या होता है? एफ का, तो एफ होता है एम ए, यहां पढ़ेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए मतलब ये हो गया केजी, और ए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ जो ए ले रहे हैं ये भी मीटर, ये मीटर स्क्वायर होगा चूंकि एरिया होता है। तो ओवरऑल सभी को अगर लिखेंगे तो आ जाएगा ऊपर में केजी मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से ये कट जाएगा, इसका आंसर होगा केजी मीटर और सेकंड इनवर्स 2। इसका ये जवाब होगा इसका। फटाफट देख रहे हैं। A person is suffering from low grade fever, cough, blood in sputum, weight loss, chest pain, and excessive fatigue for more than 25 days. एक व्यक्ति 25 दिन से अधिक समय से निम्न ताप, ज्वर, खांसी, थूक में रक्त, वजन में कमी, छाती में दर्द और अत्यधिक थकावट से ग्रसित है। So identify the disease he is possibly suffering from. इस व्यक्ति के संभावित रोग की पहचान कीजिए।
इस रोग के होने क्या कारण है, एक बार बीमारी पता चल जाए तो इस रोग के होने के कारण डॉक्टर आपको बनना पड़ेगा। क्या यह संक्रामक रोग है अथवा असंक्रामक है, इस रोग की रोकथाम के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्क्राइब बिलो एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस इन लैबोरेटरीज, वह कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज्ड टू रिपेन द फ्रूट्स सच एज बनाना एंड मैंगो, वह कार्बनिक यौगिक से केले और आम जैसे फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। इसका कार्बनिक मतलब कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल का क्या नाम होता है। तो जनरली पकाने के लिए देखिए नॉर्मल जो है आम वगैरह पकाने के लिए या बाकी चीजों के लिए भी आजकल मार्केट में इस्तेमाल होता है। आप पता कीजिएगा, उसको सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी कई लोग चोरी छुपे उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं उसका। विटामिन सी और सिट्रस फलों मौजूद कार्बनिक अम्लों के नाम बताइए। नेम द ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट इन। अच्छा, विटामिन सी में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है ये बताना है, और जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होगा ये आपको बताना है। ड्रॉ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, आइडेंटिफाई एंड लेबल द पार्ट्स हैविंग द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑन इट। द पार्ट विच कैरीज ओवल्स ऑफ फीमेल सेक्स सेल्स, द पार्ट विच bears pollen, the female part from where pollen enter for fertilization। यानी आपको एक उभयलिंगी पुष्प बनाना जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट हो, यानी पुंकेसर भी उसमें हो, और देखिए बाकी तो पुंकेसर के साथ में उसका अंडाशय नीचे होता ही होता है जो उसका रहता है। फ्लावर का डायग्राम है ना, सिंपल आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें वह भाग परागकण होते हैं सारा, उसमें मादा जहां से परागकण निषेचन के लिए प्रवेश करता है। जनरली मतलब एक हैबिट होनी चाहिए। ये बड़ा वीवीआई होता है जो आप ऐसा करके बनाते हैं ना, ऐसा करके ये आता है और इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से बनता है, यहाँ पर इसका होता है यहाँ पर, और इसी में जो है यहाँ पे इसी पे पुंकेसर होता है। यही पुंकेसर अंदर जाएगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर यहाँ पर ओव्यूल में आ जाएगा। बाकी तो यहाँ पर ये फ्लावर का डिजाइन आप जो भी बनाना है फ्लावर का डिजाइन बन जाएगा, वो आपकी मर्जी है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे बना दीजिए इस तरह से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कैन ए बॉडी मूविंग विच कांस्टेंट स्पीड स्टिल हैव एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आ गया ना सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल आएगा, हिला देंगे, मजा आ जाएगा। अब देखिए बताते हैं इसको। कैन ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यस, कोई भी वस्तु जो है एक स्थिर चाल से चल सकती है। तो कह रहा है कैन ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड स्टिल हैव एक्सेलरेशन। नहीं भाई, गाड़ी हमने स्टार्ट किया, तो गाड़ी जब हमने स्टार्ट किया है तो हम जब एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो एक्सेलरेटर का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो काहे का एक्सेलरेशन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जो मैंने बताया आप दे सकते हैं, और बाकी डाटा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अगर हर जगह पे v और v दोनों बराबर ही कर दो तो जीरो आ जाएगा ना, अगर दोनों जगह ही इसका स्पीड बराबर कर दो तो पॉसिबल नहीं। एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिएक्शन इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कैन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जी नहीं, एक्शन वो होता है जैसे कि आपने अपने दीवार पे सर को मारा तो वो एक्शन है, दीवार से जो आपके सर पे चोट लगा वो रिएक्शन हो गया। तो यहां पर भी आपका सर है, आपका दीवार है, तो एक बॉडी पर तो कभी भी लग ही नहीं सकता, दो अलग अलग बॉडी पर लगता है। बात खत्म, आगे बात करते हैं। An electric iron has markings 220 volt, 50 hertz and 1 kilowatt on it. Explain the significance of these markings. Can this electric iron be used both in AC and DC? Give reason. देखिए इलेक्ट्रिक आयरन पर ना जो मार्क किया गया वो ऐसा किया गया, क्या लिखा गया 220 वोल्ट। क्या लिखा गया है, लिखा रहता है उस पर 220 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज से 1 किलोवाट का है। अब इसका तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। और ये जो है जब भी चलेगा एसी में चलेगा, डीसी में नहीं चलेगा। कारण इसके पीछे बताता हूं मैं, क्योंकि डीसी में चलने के लिए हैवी भीड़ चाहिए। छोटा मोटा डीसी दोनों में चल सकता है बट उसके मेंटेन उतना देगा तब तो घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की है और वो एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है, एसी करंट है ये एसी करंट होता है। और ये जो लिखा है 1 किलोवाट लिखा है ना, 1 किलोवाट लिखा है कि यदि आप 1 घंटे तक 1000 वाट, 1 घंटे तो 1000 वाट हो गया ना, ये
तो अगर 1 घंटा यूज करेंगे तो आपका बिजली बिल 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, इस विद्युत स्त्री के तापीय एलिमेंट के प्रतिरोध की गणना कीजिए। कैसे करेंगे प्रतिरोध की गणना? तो इसमें P दे रखा है 1000 वाट, इसमें V दे रखा है 220, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन V स्क्वायर। P हो गया 1000 और V स्क्वायर 220 मल्टीप्लाई 220, 0 0 0 0 कट करेगा। बाकी इसको सोल्व करेंगे, रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा इसमें जो भी रहेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 23, वाई आर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। धातु धन विद्युती और अधातु ऋण विद्युती प्रकृति की क्यों होती है? देखिए धातुओं का जो गुण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको ऑटोमेटिक जो आवेश आता है, जो चार्ज आता है, वो पॉजिटिव आता है। अधातुओं का जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका नेचर नेगेटिव होता है। नेम वन ऑफ जिंक मेटल। अच्छा, नेम वन ओर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, देखिए अलग अलग एलिमेंट्स का अपना ओर होता है। जितने आपको मेटल मिलते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी कहीं से भी आसमान से टपक जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर होते हैं या पत्थर में होते हैं, उसका ओर होता है, उसको साफ किया जाता है, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। तो एल्यूमिनियम का ओर होता है, आयरन का ओर होता है, वैसे जिंक का ओर होता है, सिल्वर का ओर होता है, सबका ओर होता है। अब चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ obtaining जिंक फ्रॉम ओर with the help of chemical equations of the reactions involved in the process। यानी कि जिंक प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन प्रक्रिया में घटने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों की सहायता से कीजिए। तो आप उसको दे सकते हैं पढ़ते। डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, फिर बायोगैस दे दिया। व्हाई इज मिक्स क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग कंसीडर बेटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी। रिएक्शन, एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर with the help of an example। also explain water oxidizing and reducing agent। बहुत इजी है सवाल ये। यहाँ पे देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। और एक होता है रिडक्शन, जिसको हम अपचयन बोलते हैं। तो इसमें जो होता है ये होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और इसमें जो होता है वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि है। और ये दोनों के दोनों जब जिस रिएक्शन में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं, देखिए यहां से रेड ले लिया, यहां से ऑक्स ले लिया, लाल बैल नहीं, ये बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए इसमें आगे बोला है ना कि उदाहरण के साथ बताइए, तो मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कैसा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन के टर्म्स में भी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बता ही दिया आपको। वाटर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको बताता हूँ। जैसे कि Mg प्लस H2O, ये बना दिया MgO प्लस H2। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, समझिए इसको। ठीक है, तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ऑक्सीजन जहां ऐड होगा ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या हो रहा है? इस वाले में यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, यानी ये हो गया उपचयन और ये हो गया अपचयन। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन यहां पर हो गया। तो भाई ऐसा है कि जिसके अंदर होगा ऑक्सीडेशन उसको उल्टा बोलना। मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे कारण। तो अगर इनमें मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उल्टा बोलो, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। बोले तो अपचायक बोलेंगे।
और अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इसका उल्टा बोलो, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, लिखा होगा ना यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे उपचायक। क्या बोलेंगे? उपचायक बोलेंगे। कारण अगर Mg ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या H2O में रिडक्शन होता? नहीं होता, यानी कि Mg की वजह से इसमें हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ये कैसा एजेंट हो गया? रिडक्शन करवाने वाला हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और सेम अगर H2O इसका मतलब ये जो है अगर इसको ऑक्सीजन नहीं देता, इतने इससे लिया है तब इसमें हो रहा है, अगर ये नहीं देता तो दिक्कत है ना। तो इसने क्या किया? इसने सामने वाले का करवा दिया ऑक्सीडेशन, इसलिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी छोटी चीजें। बस लिखा है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। हर सवाल में लोगों को पूछा जाता है बेकिंग सोडा का नाम, ये एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अलग अलग चीजें, ध्यान देना इस चीज का। और इसका मेन प्रिपरेशन वगैरह 4 नंबर का सवाल है, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये। एन एलिमेंट ए हैज एन एटॉमिक नंबर 12, 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम आएगा। एलिमेंट बी हैज एटॉमिक नंबर 8, 8 पे ऑक्सीजन आएगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे विल फॉर्म, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो फॉर्म करेगा वो कैसा बनाएगा? वो आयनिक बनाएगा। और कैसा बनाएगा? ट्रांसफर करेगा। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन लेगा। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड ऑफ फॉर्म, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आगे देखिए, व्हाट आर जीन्स, स्टेट देयर केमिकल नेचर, नेम द जीन्स एक्वायर्ड बाय ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O फ्रॉम ईच पेरेंट। ये जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक क्या होता है मतलब विकार, अनुवांशिक। नेम 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड राइट देयर सिम्टम्स। ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा। भाई माँ बाप से कई बार ट्रांसफर हो जाता है कई सारी बीमारियां। वाइज कलर ब्लाइंडनेस फाउंड मोस्टली इन बॉयज, एक्सप्लेन। लड़कों में ज्यादा कलर, अच्छा कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा क्यों पाया जाता है? ये तो पहली बार देख रहे हैं। ये रंगाता दोष अधिकतर लड़कों में क्यों पाया जाता है? किसी हार्मोन की वजह से होगा फिर तो। इसका आंसर निकालिए फिर। अब देखिए यहां पर जो है ये जो सवाल लिखा है, इस सवाल में क्या लिखा है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जनरेटर, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर के ऊपर पूरा काम कर लेना आप। एक जनरेटर के हो, एक मोटर, ये दोनों के ऊपर बढ़िया काम होना चाहिए। 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीसी जनरेटर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट जनरेटेड बाय इट। दिश धारा जनित द्वारा उत्पादन, एक एसी होता है एक डीसी होता है, तो मान बढ़ाने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना चाहिए उसमें देखिएगा। एसी से डीसी, डीसी से एसी में कैसे करते हैं। व्हाई डू वी मेंशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट। डायरेक्ट करंट का कैसे हो सकता है आवृत्तीय फ्रीक्वेंसी? डायरेक्ट करंट एक ही फ्लो में चलता है, लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हमेशा इसका चेंज होता रहता है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है, वेव की तरह बनता है इसका ग्राफ। देखिए डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधा जाएगा और ये जाएगा ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसीलिए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं। खत्म हो गया यहाँ पे, ये फिर रिपीट कर रहा है, वही सारे सवाल है क्या? अच्छा सवाल अलग है, मतलब सेट अलग अलग है, वही मिलता जुलता ही होगा। एक सेट कर लेते हैं बस, काफी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, हाउ डज दिस मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर ने कहा था कि देखिए, मैं आपको पढ़ लेता हूं पहले सवाल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोर सर्कुलर ऑर्बिट एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसको इस तरह से कर देते रुको, अभी इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ।
देखिए ये क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट्स बताइए अपना, किस चीज का, मतलब लिख रहा है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताइए। तो अगर बोर का परमाणु मॉडल की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे स्टेट पोस्टुलेट, बोर ने क्या कहा, देखिए बीच में N+P होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, तो मूव करेगा ना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ऐसे मूव करेगा। तो भाई इस कंडीशन में अगर ऐसा होगा तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया K, ये L, ये M। तो इस तरीके से अगर हम इसका लेकर आते हैं या इस तरीके की हम चीजें यहाँ पर बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने क्या कहा कि देखो जी अगर K सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, बिल्कुल एनर्जी लेवल एक होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी दे दिया ना। वैसे ही एल सेल में भी एनर्जी लेवल एक होगा, कोई चेंज नहीं होगा। एम में भी एनर्जी लेवल कोई चेंज नहीं होगा, आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। तो postulates the postulates of Bohr model of atom. How does this model of atom explain the stability of atom? तो एटम की स्टेबिलिटी पूरा इसने बता दिया ना। और दूसरी बात ये कि इसमें ये कहा कि एक ऑक्टेट रूल होता है। कौन सा रूल होता है? ऑक्टेट रूल होता है, जिसमें कहा आउटर मोस्ट सबसे बाहरी घेरे में, आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? के वाले को छोड़ के मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसीलिए जिसका 8 पूरा नहीं होता है तो कई बार इलेक्ट्रॉन को दे देता है, कई बार इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो प्लस और माइनस बनता है। एक्सप्लेन बिटवीन बोर सर्कुलर ऑर्बिट एंड एनर्जी सेल ऑफ एटम। देखिए अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में दिया वृत्तीय कक्षाओं और परमाणु की ऊर्जा, अंतर बताइए। तो यही है कि एक ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा का जो आप बोल सकते हैं लेवल है ना, वो एक जैसा होता है, ये आप बताएंगे यहाँ पे। और बोर सर्कुलर ऑर्बिट एक अलग चीज है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एनर्जी ऊर्जा अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ए इज 10, नियॉन हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स एंड फाइंड इट्स वैलेंसी। व्हाट विल ए रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग 10 नंबर वाले का बनाते हैं तो 10 नंबर कैसा बनेगा? तो 10 नंबर वाले का ऐसा बनेगा KLM। तो 2 और 8 M तक तो पहुंचेगा भी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन K में, L में 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर है तो इसको कोई रिक्वायरमेंट है क्या? ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, अस्थाई है ना, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो इट्स वैलेंसी क्या होगा? इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब होता है, संयोजकता का मतलब होता है, संयोजकता यानी वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अब यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो गई? 0। वैलेंसी 0 हो गई। और ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी, आप कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, कोई इसका कोई नहीं बोलेगा हम स्टेबल है, इसकी सरकारी नौकरी लग गई, अब ये क्यों भटके, काम हो गया इसका। तो यही चीजें थी जो मैंने आपको बताई। इस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, 90% आपके सिलेबस आपके बुक से मिल जाएगा, और कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसा है कि सवाल का पैटर्न यही रहेगा, ऐसे ही सवाल सोल्व होगा। इसको घर में बैठ के सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारा जितना प्रयास था 1 घंटे में एक सवाल को डिटेल में ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब ऐसा है कि थोड़ा टाइम मिल जाए तो लाइव क्लास में डिटेल में इसको बताया जाए, लेकिन वैसे अगर बताया जाए तो नहीं हो सकता, नहीं तो आपको खुद करना होगा। फिर भी हमने आपको सवाल को समझा दिया, हमने आपको बता दिया कि इसमें ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अब इतनी सारी चीजें बता दी, अब आपके ऊपर है कि इसको आप कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस पे आप काम करेंगे और एक आइडिया, आपको रफ आइडिया मिलेगा। और भी नीचे सेट है, उस पर भी आप काम कीजिएगा। ठीक है, और भी आपको इसमें सेट मिलेगा, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या जाता नहीं जाता। ठीक है, तो यहीं पर इसको हम ओवर करते हैं। बाकी जैसा भी हो, आपका एग्जाम अच्छा जाए, तो हमारा ब्लेसिंग यही है।